नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के पाठ 17। पाठ का शीर्षक है कश्मीर, जो कि एक कविता है। इस कविता को वीरेंद्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। वीरेंद्र मिश्र जिन्होंने इस कविता को लिखा है, इस कविता में उन्होंने कश्मीर के सौंदर्य का बहुत ही मनोहर वर्णन किया है। लिखते हैं, वैसे आमतौर पे हम जानते हैं कश्मीर को एक तरीके से कहा जाता है कि कश्मीर क्या है, धरती का एक स्वर्ग है। कश्मीर धरती का एक स्वर्ग है। कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य, यहाँ के यानी कि प्राकृतिक वहाँ का सौंदर्य और वहाँ की जलवायु पर्यटकों को अपनी ओर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है। लोग वहाँ खिंचे चले जाते हैं। लोगों को मन को कश्मीर की जलवायु, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के प्रभात वेला, संध्या, वहाँ लोगों के हृदय को काफ़ी शीतलता प्रदान करती है, काफ़ी उनके मन को हर लेती है। और वहाँ जो देवदार के पेड़ हैं, जो सकरी सी जो सड़कें होती हैं, उन पर देवदार के पेड़ दोनों तरफ लगे हुए हैं। उनसे हवा जब निकलती है तो वो पत्ते एक संगीत सा उत्पन्न करते हैं। काफ़ी मनमोहक जो है वहाँ का दृश्य दिखाई पड़ता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े झरने हैं जो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हैं। झरनों की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़ें, सनसनाती हुई हवा की आवाज़ें, मानो प्रकृति ने गायन शुरू किया हो, मानो प्रकृति गा रही हो। और उस गायन को सुन के लोगों के हृदय मन से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा शीतलता और प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर परिपूर्ण कश्मीर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता के माध्यम से। कविता के लेखक हैं वीरेंद्र मिश्र। तो मैं आपको थोड़ा सा वीरेंद्र मिश्र के बारे में बता देता हूँ जानकारी। वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आकाशवाणी में मानद प्रोड्यूसर रहे। ये नवनीत विद्या के गीतकार थे और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते थे। इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं जैसे गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी वेला, झुलसा है, छाया नट धूप में, काले मेघा पानी दे जा तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आज हम इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है कश्मीर। काफ़ी ज़्यादा मन को मोह लेने वाला एक दृश्य का निर्माण जो है हम करेंगे। तो पंक्तियों को मैं पढ़ता हूँ, उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। अगर क्लिष्ट शब्द आते हैं तो उनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कश्मीर के बारे में, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर को स्वर्ग कहा जा सकता है। अब आप इमेजिन कीजिए, कश्मीर जो कि एक ठंडा प्रदेश है और वहाँ हर तरफ बर्फ ही दिखाई देती है। काफ़ी ठंडा प्रदेश होने के कारण वहाँ के हरियाली जो मन को मोह लेती है, हरे हरे पेड़, घास के बड़े बड़े मैदान। वहाँ पर लोग जो सैलानी जो आते हैं, सैलानी उन्हें कहा जाता है जो घूमने के लिए कहीं जाते हैं। तो सैलानी वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और पशु पक्षी भी वहाँ पे विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश के नीचे एक रंग बिरंगी कई रंगों से जड़ी हुई एक कालीन जो है बिछा दी है। काफ़ी सुंदर सा दृश्य प्रतीत होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इन वीरेंद्र मिश्र की इन पंक्तियों के साथ। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चलें फूलों की घाटी में नावों की नगरी में। यानी कि जहाँ बर्फ की राजकुमारी से तात्पर्य है एक ऐसी जगह, कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ की राजकुमारी मतलब बर्फ ही बर्फ है। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में। स्वर लहरी मतलब जो स्वरों का एक लहर। स्वर लहरी मतलब जो एक तरीके से जो वहाँ जो स्वर उत्पन्न होता है। कश्मीर में
झरनों के गिरने का स्वर उत्पन्न होता है, पशु पक्षियों के गाने का जो स्वर उत्पन्न होता है, हवा के चलने से पेड़ों के पत्ते जो हिलते हैं उनसे एक स्वर उत्पन्न होता है, काफ़ी मोदमयी स्वर होता है। तो वही कहते हैं कि जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, और चलो चलें फूलों की घाटी नावों की नगरी में। फूलों की घाटी कहा जाता है, नावों की नगरी कहा जाती है। नाव यानी कि बोट, वहाँ पर जो झीलें बनी हुई हैं, झीलें हैं, झरने हैं, अत्यधिक मात्रा में वहाँ झीलें भी हैं। तो उस झीलों में जो उन झीलों में नाव जो होती है वो बहुत लोग वहाँ पे नाव में बैठना बहुत पसंद करते हैं। झील में नाव पर बैठकर उसमें भ्रमण करना काफ़ी मन को प्रफुल्लित करता है, मन को शांति भी प्रदान करता है। तो वहीं कहते हैं कि कवि कहते हैं कि आओ आज हम वहाँ चलते हैं जिससे जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ हैं और नावों की नगरी जिसे कहा जाता है। वह एक ऐसा प्रदेश है कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जिसे फूलों की घाटी और नावों की नगरी कहा जाता है, जो हमेशा बर्फ से घिरा रहता है। अगली पंक्तियां हैं, सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी खिलता साली मार चमन, भ्रमर बजाते सहना ही किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डलिया भर धूप बिखरे बजरी में। एक बार पुनः पढ़ता हूँ, सन सन जो पवन जो है, हवा जो है, हवा के चलने की आवाज़ को क्या होती है, सन 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 ऐसे हवा चलती है। तो वही लिखते हैं कि सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन, पवन यानी कि हवा जो है ऐसे चलती है जैसे मानो कोई गीत गा रहा हो। उड़ते हैं पंछी सैलानी खिलता साली मार चमन, चमन का मतलब होता है बाग। सैलानी मैंने बताया था, सैलानी से तात्पर्य है सैर सपाटे के लिए, मतलब घूमने के लिए आए हुए व्यक्ति, घूमने के लिए आए हुए लोग। तो उड़ते हैं पंछी सैलानी और खिलता साली मार चमन, और साली मार से आपका तात्पर्य यहाँ है, साली मार क्या है, लिखते हैं कि उड़ते हैं पंछी सैलानी, यहाँ की जो सैर सपाटे के लिए घूमने के लिए जो लोग आए हैं वह यहाँ दिखाई देते हैं, और क्या कहते पंछी जो हैं वह पंछियों की तरह दिखाई देते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और फिर कहते हैं भ्रमर बजाते सहना, भ्रमर मतलब जो भौरे होते हैं, फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी है तो वहाँ पर भौरे जो कि फूल से रस को चुनते हैं, फूल से रस को चुनते हैं, तो वो भौरे जो होते हैं, उड़ने की जो उनकी आवाज़ होती है, तो उनकी आवाज़ से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सहनाई बज रही हो। और फिर इनसे जो सैलानी आए हुए हैं और फूलों से भौरे रस को चुनते हैं, पक्षी आकाश में विचरण करते हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे वह बाग जो बाग जो है वो खिल चुका है, बाग हरा भरा है, रंग बिरंगा है, खिल चुका है। एक बार फिर पढ़ता हूँ कि सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी खिलता साली मार चमन, भ्रमर बजाते सहनाई किरणों की मालिन आई। किरणों की मालिन आने से तात्पर्य है जो सुबह जब सूर्योदय होता है, सुबह जब सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय जब होता है तो उसकी जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, तो वो जब झील में जो पानी पर पड़ती हैं, या झील के किनारे जो बहुत छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए होते हैं, तो उन पर जो सूर्य की जो किरणें आके गिरती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सीप के बने मोती पर जब बूंदे पड़ते हैं तो खिल उठता है, चमक उठता है। इसी प्रकार जो किरणें, सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो चमक सा उठता है, ऐसा लगता है किसी ने प्रकाश बिखेर दिया हो, जैसे किसी ने प्रकाश की एक टोकरी ली हो और उसमें से चुन चुन के सभी पत्थरों को, सभी छोटे छोटे पत्थर हैं, झरने हैं उनमें, या फिर झीलें हैं उनमें पानी की, उनमें उस टोकरी से प्रकाश को चुन चुन कर सबको दे रही हों। और झील किनारे वह
झील किनारे वह डलिया भर धूप बिखरे बजरी में। और वो जो धूप है वह बजरी यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ होते, कंकड़ी जिसे कहते हैं, उसमें जब उन पर जब उन पर प्रकाश की किरण गिरती है तो वो खिल से जाते हैं, वो चमक से जाते हैं। एक बार फिर पढ़ता हूँ। सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत चमन, उड़ते हैं पंछी सैलानी खिलता साली मार पवन, भ्रमर बजाते सहनाई किरणों की मालिन आई। और झील किनारे वह डलिया भर धूप बिखरे बजरी में। कहने का तात्पर्य है कि वहां सन 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 करती हुई हवा चलती है। इससे ऐसा लगता है मानो गाने के स्वर उभर कर आ रहे हों। सैर सपाटे के लिए आए हुए लोग पंछियों की तरह सालीमार, पंछियों से वहां पर सैर सपाटे से आए हुए लोगों से सालीमार बाग जो है वो खिल उठता है, महक उठता है। और कहते हैं कि चारों तरफ भौरे के पंखों की जो आवाज होती है, उनकी जो गुनगुनाहट होती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मधुर सहनाई बज रही हो। और सूर्य की किरणें मालिन की तरह लगती हैं जो आके प्रकाश बिखेर जाती हैं, सुंदर सा प्रकाश जो सबके मन को मोह लेता है। और झील के किनारे जो पत्थर जो पड़े हुए हैं उन पे ऐसा लगता है कि एक डलिया में किसी ने प्रकाश पुंज को रखा है और उसमें से उस प्रकाश पुंज से प्रकाश की जो किरणें हैं उनको सबको दे रही हैं, उनको सबको चुन चुन के प्रकाश की किरणों को दे रही हैं और वो चमक उठे हैं, खिल उठे हैं, लहला उठे हैं। अगली पंक्तियां हैं। जंगल जंगल होड़ लगी है तितली और टिटहरी में, कभी हवा आ जाती है नई गजल गा जाती है। बै मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है, मौसम कभी बदलता है सपना कभी मचलता है। और चरवाए की बंसी छिड़ती नील गगन की छतरी में, जंगल जंगल होड़ लगी है तितली और टिटहरी में। तितली चूंकि फूलों की घाटी है, काफ़ी शीतल है, पर्वतों से घिरा हुआ एक ऐसा नगर जिसमें फूल ही फूल दिखाई देते हैं, चारों तरफ सुंदर सुंदर मन को मोह लेने वाले फूल हैं। और अब फूल हैं तो वहाँ सुंदर सुंदर कई रंग की तितलियाँ भी आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी। जैसे बाग में हम तितलियों को देखते हैं तो वहाँ फूलों के बहुत बड़े बड़े बाग हैं और तितलियाँ अपना रस चुनने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर फुदकती हुई दिखाई देती हैं, काफ़ी सुंदर सा प्रतीत होता है। और टिटहरी तो जंगल में होड़ लगी है तितली और टिटहरी में। तो तितली में और टिटहरी में होड़ लगी है कि कौन कहाँ से जाता है, कौन कितना दूर तक जाता है, कौन कितना शहद को चुन लेता है, कौन कितना कश्मीर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का प्रयत्न करता है। एक बार फिर पढ़ता हूँ। जंगल जंगल होड़ लगी है तितली और टिटहरी में, कभी हवा आ जाती है नई गजल गा जाती है। और कभी कभी हवा आती है, एक तेज हवा के एक झोंका आता है तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गजल, प्रकृति ने गजल गाई हो। भौरों के पंखों का ध्वनि और हवा जब पेड़ों के पत्तों से टकराती हुई आती है, झरनों के गिरने की आवाज़, पक्षियों की मधुर आवाज़, तो ऐसा मानो प्रतीत होता है जैसे कोई प्रकृति ने गजल गाई हो, एक गजल गा रहा, प्रकृति गजल गा रही है। तो तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। और जब ये सब होता है तो मक्खन के समान जो वहाँ घास के मैदान हैं, वहाँ एक ऐसी खुमारी सी छा जाती है, एक ऐसा नशा सा छा जाता है, वहाँ सब मोदमयी सा लगता है, काफ़ी सुंदर सा प्रतीत होता है। सुबह सुबह जब हरे हरे घास के मैदान पर जो छोटी छोटी ओस की बूंदें जब आपको दिखाई देती हैं और तभी उन पर प्रकाश पड़ता है, तो जब छोटी छोटी ओस की बूंदों पर प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश की सूर्य की किरण को कई रंगों में विभक्त कर देती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है सब कुछ रंग बिरंगा है। वो ओस की बूंदें सीप के मोती की समान चमकती हुई प्रतीत होती हैं। तो एक बार फिर पढ़ता हूँ। जंगल जंगल होड़ लगी है तितली और टिटहरी में, कभी हवा आ जाती है कुछ नया गीत गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है, मौसम कभी बदलता है सपना कभी मचलता है। चरवाहे की बंसी छिड़ती, बंसी मतलब
बंसी बांसुरी और चरवाहे, जो गाय या जो जानवरों को चराने वाले होते हैं उन्हें चरवाहे कहा जाता है। तो चरवाहे की बंसी छिड़ती नील गगन की छतरी में। तो नीला जो गगन है, नीला जो आसमान है, वो एक छतरी सा प्रतीत होता है। तो उस छतरी के नीचे इतना सौंदर्य दिखाई, चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य, मनोहर सौंदर्य दिखाई देता है। और वहीं चरवाहे अपने अपने जानवरों को, अपने गाय भैंस या बकरियों को चराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ वो बंसी साथ लेके जाते हैं और फिर उसी प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य में वो बंसी बजाते हैं। तो इतना सुंदर सा महसूस होता है, सुंदर सा प्रतीत होता है, मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। और अगली पंक्तियां हैं, पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से बस्ती, पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से बस्ती करती बात जहाँ दूर खड़े वीराने से, चश्मे जहाँ हिमानी हैं, चश्मे जहाँ हिमानी है, फूल जहाँ रूमानी है। एक प्रश्न आया था बोर्ड की परीक्षा में, प्रश्न आ जाता है कि चश्मे कैसे हैं? हिमानी है, चश्मे हिमानी हैं और फूल रूमानी हैं। याद कैसे करेंगे? फूल कैसा होता है? रूमानी का तात्पर्य होता है मुलायम, रूमानी का तात्पर्य होता है मुलायम। फूल क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। तो फूल रूमानी और चश्मे हिमानी, हिमानी का तात्पर्य है ठंडे, कैसे? शीतल। एक बार फिर पंक्तियों को पढ़ता हूं, पलछिन किसी, पलछिन मतलब पल भर में, एक छोटा से पल में। तो पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से बस्ती करती बात जहां दूर खड़े वीराने से। मतलब कश्मीर में ऐसी जगह हैं जहां बस्ती बस्ती हैं, जहां लोग बसते हैं, जहां लोग दिखाई देते हैं। और कुछ जगह ऐसी भी हैं जो वीराने से हैं, जहां सब कुछ खाली खाली सा है, शांत सा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है वहाँ के सौंदर्य से, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से, वहाँ जो सैलानी जाते हैं वहाँ कुछ ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जो शहर हैं, जो बस्तियां हैं, वो वीराने जगह से कुछ संबंध रखती हैं या आपस में वो बातें कर रही हैं। तो बस्ती करती बात जहाँ दूर खड़े वीराने थे, चश्मे जहाँ हिमानी है, फूल जहाँ रूमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा बदली में। तो यहाँ लेखक कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है, वहाँ बिल्कुल सुनसान वीरान स्थान है। वे एक दूसरे से संपर्क साधते हुए से प्रतीत होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए से प्रतीत होते हैं। यहाँ ठंडे पानी के अनंत स्रोत हैं, ठंडे पानी के चश्मे हिमानी हैं। तो ठंडे पानी के वो स्रोत हैं और समूची घाटी जो है वो सुंदर और कोमल फूलों से भरी हुई है। फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधे पत्तों से बातें कर रहे हों। वो पौधे जो है, वो फूल जो हैं, वो अपने पत्तों से, यानी पेड़ जो है वो पत्तों से बात कर रहा है, फूल पत्तों से बात करता हुआ था, क्योंकि वो हिलते हैं तो एक ध्वनि से उत्पन्न होती है। तो ऐसा लगता है मानो वो आपस में वार्तालाप कर रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हो, जैसे वे अपने पौधों और पत्तों से बातें कर रहे हो। देखो चांद की बदलियों में, और फिर कहते हैं कि देखो वहाँ चांद जो है वो बदलियों में छुपा जा रहा है। माने कि ये फूल जो है, पुष्प अपने पेड़ के पत्तों से बात करता हुआ प्रतीत होता है और पेड़ पत्तों से बात करता हुआ प्रतीत होता है। और जैसे मानो कह रहा हो कि देखो चांद छुपा जा रहा है बदली में, बदली यानी बादलों में चांद छुपा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अगली पंक्तियां हैं, जल में खिली रुबाइयाँ। रुबाइयाँ एक क्या है? रुबाइयाँ क्या कह सकते हैं, एक मुक्तक, एक काव्य है। मुक्तक काव्य है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। वे एक मुक्तक काव्य है, कह सकते हैं 4 पंक्तियों का एक छंद होता है। तो वही है कि जल में खिली रुबाइयाँ बजरों की अंगड़ाइयाँ, जल में खिली रुबाइयाँ बजरों की अंगड़ाइयाँ, चले शिकारे संग में चल दी बागों की परछाइयाँ, प्रेम कथाएं बिल्लड़ की कौन कहे गाथा मन की, और झेलम सोई तारों वाले नभ के नील मशहरी में।
इमेजिन कीजिए, जहाँ एक सौंदर्य मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी बड़ी झील है, काफ़ी बड़ी झील है, उसमें जो नावें, जो लोग नाव की सवारी करते हैं, तो नाव जब उसमें चलती है तो झीलों में जब नाव जब चलती है तो पानी की लहर बनती है, और पानी की लहर बनती है तो ऐसी ऐसी प्रतीत होती है, पानी जैसे लहरा रहा हो। तो उस जो पानी लहराता है तो उस पर जो बागों की परछाई है वो भी चलती हुई प्रतीत होती है, और जो प्रकाश है वह भी चलता हुआ प्रतीत होता है। या फिर यूं कहें, चलती हुई नाव के साथ जो लहरों पर जो परछाई गिरती है बागों की, वो मानो ऐसा प्रतीत होती है जैसे वह भी नाव के साथ चल रही हो। और नावों के ऊपर जो कपड़ा लगा होता है, नाव क्या है, नाव तो वैसे तो एक नाव होती है जिस पर ऊपर से जिस शिकारे जिसे कहा जाता है, 8th क्लास में बच्चों ने या 9th क्लास में आता है, नाव होती है, उस पर एक तरफ नाव के आधा हिस्सा ऊपर से खाली होता है और आधे हिस्से पे बैठने की व्यवस्था बनाई जाती है, जहां ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ होता है, एक जैसे मच्छरदानी जिसे कहते हैं, मॉस्किटो नेट जैसा, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो वहां उसमें से प्रकाश छन छन के अंदर आता है, उसमें से प्रकाश छन छन के अंदर आता है, काफी सुंदर सा प्रतीत होता है। तो एक बार मैं पंक्तियों को फिर पढ़ता हूं। पलछिन ये जल में खिली रुबाइयां, बजरों की अंगड़ाइयां, चले शिकारे संग संग में चल दी बागों की परछाइयां, प्रेम कथाएं बिल्लड़ की, कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोची तारों वाले नभ की नील मसहरी में। तो यहाँ लिखते हैं कि झीलों और सरोवरों में जल अटखेलियां करते हैं, झीलों और सरोवरों में यानी जो तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, और उसमें जो झीलें हैं, उसमें जो जल है, जो पानी है, वो नावों के चलने से क्या होता है, नावों के चलने से उसमें लहर बनती है, तो अटखेलियां खेलता कूदता हुआ सा प्रतीत होता है। उनके स्वर से रुबाइयाँ के सुनने का आनंद मिलता है, और जो उसका जो स्वर होता है, जो स्वर वहाँ से बनता है, अगर आपने नदी में नाव की यात्रा की हो तो आपको महसूस होगा कि वहाँ एक पानी का एक अलग ही साउंड होता है, एक अलग ही स्वर सा निकलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है, जैसे वो कोई गीत गा रही हों, जैसे वो कोई एक मुक्तक काव्य छंद गा रहे हों। और सरोवरों में जल के तैरते हुए जो बड़ी बड़ी नावें हैं, वे हिलती डुलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो नृत्य कर रही हो या अंगड़ाइयाँ सी लेती हुई नजर आती हैं। और पानी पर जब लंबी लंबी शिकारें चलती हैं, तो आसपास की ताल है, बड़े बड़े तालाब हैं, या फिर जो झीलें हैं, उसमें नाव जब चलती है, तो मैंने कहा था कि उसमें जो पानी में लहरें सी बनती हैं, तो उसकी जो परछाइयाँ, जो उसमें बाग की परछाइयाँ जब उस पानी पे पड़ती हैं, तो परछाइयाँ खुद ही पानी की तरह हिलती हुई नजर आती हैं। तो उसी के लिए कहते हैं कि परछाइयाँ हिलती हुई नजर आती हैं, शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है जैसे परछाइयाँ, जैसे बागों की परछाइयाँ शिकारों के साथ चल रही हैं। इस भूमि पर जगह जगह बिल्लड़ की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं। ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ झेलम नदी सितारों से सज्जित मसहरी की सोई सी लगती है, मसहरी में सोई सी लगती है। मैंने आपको बताया था, जो नाव के ऊपर जो एक तरीके से एक कपड़ा लगाया जाता है, उसमें जो सैलानी बैठकर वहाँ झील में या फिर नाव का आनंद लेते हैं, तो उसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, उन छोटे छोटे छिद्रों से प्रकाश की किरण छन छन कर अंदर आती है, तो मच्छरदानी सी, मसहरी सी लगती है। कैसी लगती है? मसहरी सी लगती है, और लगता है जैसे सितारों की एक नगरी हो, सितारों की नगरी में कोई वहाँ झेलम नदी की सितारों में सज्जित मसहरी में सोई सी लगती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सितारों की एक नगरी है, जैसे सितारों की एक नगरी है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी नावें हैं, उन पर एक ऐसा एक कपड़ा लगाया जाता है, उस कपड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि अंदर जो है वहाँ पे छाया होती है, ऊपर प्रकाश उस पर गिरता है,
तो अंदर बैठा जो व्यक्ति होता है उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकाश उसमें से निकल रहा हो, प्रकाश छन को उसमें से आता है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे रात में तारे टिमटिमाते हों, जैसे रात में तारे टिमटिमाते हैं, तो ऐसा प्रतीत वहां पर होता है। अगली पंक्तियां हैं कि अमरनाथ की राहों में शेषनाग की बाहों में पश्मीना ध्वज फैर रहा है, देवदारू की छाहों में मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चलें फूलों की घाटी नावों की नगरी में। एक बार फिर पंक्तियों को मैं दोहराता हूं कि अमरनाथ की राहों में शेषनाग की बाहों में पश्मीना ध्वज फैर रहा है, देवदार की छाहों में मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। भारत, कश्मीर जो है वो भारत की पगड़ी कहा जाता है, उस भारत का गौरव कहा जाता है। और लिखते हैं कि चलो चले फूलों की घाटी नावों की नगरी में। तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर भी है। यहाँ कश्मीर में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर भी है। पूरा प्रदेश जो है, पूरा कश्मीर जो है वो देवदारू के वृक्षों से घिरा हुआ है, देवदारू के वृक्षों से घिरा हुआ है। बड़े बड़े देवदारू के वृक्ष जो हैं उनसे वो भरा पड़ा है। सड़कें जो हैं, सड़कों को देवदार के वृक्षों ने ढक लिया हो। जैसे हमारा तिरंगा झंडा शान से फहरा रहा है, हमारा पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छांव में। तो जो देवदार के बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं उनको कश्मीर को उन्होंने ढक लिया है, और उसमें हमारा तिरंगा झंडा बहुत शान से मान से लहरा रहा है। यह हमारा कश्मीर है। आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाहें हैं, और आज एक ऐसी स्थिति बन पड़ी है कि दुश्मन की निगाहें उस पर हैं, दुश्मन की कुटिल निगाहें उस पर हैं। समस्या बहुत गंभीर है, समस्या बहुत जटिल है, पर हे वीर जवानों तुम, और जवानों को संबोधित करते हुए लेखक वीरेंद्र मिश्र कहते हैं, हे वीर जवानों तुम सतर्क रहो, इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर आंच ना आने पाए। और कहते हैं कि तुम सतर्क रहना, हे धरती के वीर सपूतों तुम सतर्क रहो। यहाँ हमारे कश्मीर पर यह जो कि भारतवर्ष का गौरव कहा जाता है, उस पर किसी प्रकार का कोई कष्ट या किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आनी पाए। तो चलिए लेके चलते हैं तुम्हें फूलों की घाटी में नावों की नगरी में। चलिए लेके चलते हैं तुम्हें फूलों की घाटी में नावों की नगरी में। तो यहाँ ये पंक्तियाँ आपकी कविता की पंक्तियाँ आपकी यहाँ समाप्त होती हैं। तो आपने देखा कि वीरेंद्र मिश्र ने किस प्रकार वर्णन किया है कश्मीर का, जो कि काफ़ी प्राकृतिक रूप से परिपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ देखने को मिलता है, और वही प्राकृतिक सौंदर्य सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य आप देख लीजिए, प्राकृतिक सौंदर्य बड़े बड़े तालाब, झरने, झीलें, फिर ऊंची ऊंची वादियाँ, पहाड़, और उन घास के बड़े बड़े मैदान, फूल चारों तरफ फूलों के बाग हैं, फूल की वादियां ही वादियां हैं। देवदारू के वृक्ष, बहुत बड़े बड़े देवदारू के वृक्ष वहां पर हैं। तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे यह स्वर्ग यहाँ पर धरती पर उतर आया है। हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और एक तरफ जहाँ वहाँ के जो लोग हैं, वह एक धुन सी छेड़ते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो मन को काफ़ी प्रसन्नता होती है। वहाँ जो चरवाहे हैं वो बंसी बजाते हैं, भंवरे गीत गाते हैं, और वहाँ जो हवाएं जो है वो सन 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 चलती हैं, और सब मिलके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई प्रकृति गजल गा रही हो, भंवरे शहनाई बजा रहे हों, और जो चरवाहे हैं वो तो बांसुरी बजाते हैं और वहाँ के वातावरण को और ज़्यादा मनमोहक बना देते हैं। तो ऐसे कश्मीर के बारे में वीरेंद्र मिश्र ने अपनी इस कविता में उसका वर्णन किया, और वीरों को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर भारतवर्ष का गौरव है, भारत का भाल है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। और वीरों से कहा कि हे वीरों, हे भारत माँ के वीर सपूतों,
हे भारत माँ के 20 सपूतों, तुम्हें कश्मीर का जो हमारे भारतवर्ष का गौरव है उसकी रक्षा तुम्हें करनी है, उसके लिए तुम्हें हर पल सचेत रहना है। तो यहाँ मैंने आपको इस कविता का जो कि वीरेंद्र मिश्र के द्वारा लिखी गई है उसको मैंने आपको अर्थ बताया, क्लिष्ट शब्दों का अर्थ मैंने बताया। और इसके आप स्वाध्याय को कर लेंगे, शब्दार्थों को याद आपको करिएगा, और अगर इनके प्रश्नों में कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ आपके स्वाध्याय में मैं देख रहा हूँ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, विरोधी शब्द दिए गए हैं और विशेषण बनाने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, तो ये आपको कर लेना है। आपको एक काम और करना है जिसमें योग्यता विस्तार में कहा गया है कि कश्मीर के दर्शनीय स्थानों के चित्र का एल्बम बनाइए। एल्बम बनाते हैं जिसमें बहुत सारे फोटो होते हैं, तो कश्मीर के दर्शनीय स्थानों का एक चित्रों का एक एल्बम बनाइए। अगर आपको पॉसिबल हो तो आप जो है फोटो कलेक्ट कीजिए कश्मीर के, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, और एक एल्बम बना के तैयार कीजिए, जहाँ आप उस एल्बम को जब देखें तो ऐसा प्रतीत हो जैसे आप कश्मीर में ही भ्रमण कर रहे हों। और फिर यहाँ आपको इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना है। समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।